चलाने के लिए और जिसमें अपना जो भी कार्यक्रम जो बनते हैं, योजनाएं कार्यक्रम बनते हैं, वो यहाँ पे एक मैक्रो लेवल पे आ गए। इसके बाद लेकिन जो एक मिडिल लेवल जो एक स्ट्रक्चर की बात होती है कि किसी भी कार्यक्रम को, योजना को जब हम कार्यान्वित कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रक्चर क्या है, ढांचा क्या है, तो वो ढांचा इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर हो, वो आंगनवाड़ी वर्कर भी हो सकती है, वो मतलब अलग डिप्टी कमिश्नर भी हो सकते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर कौन है, डिलीवरी सिस्टम, जहाँ जाकर के चीज़ रुक जा रही है वो हमारा डिलीवरी सिस्टम है। तो अगर हम पॉलिसी को सेकेंड लेवल पे हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, उसको ब्रेक डाउन नहीं करते हैं कि इस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर में किसका क्या दायित्व बनता है, ग्राम पंचायत का क्या दायित्व बनता है, या महिला मंडल का क्या दायित्व है, एसएचजी का क्या दायित्व है, एनजीओ का क्या दायित्व है, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर की बात आ रही है। और तीसरा जो लेवल है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार की तरफ से हम मैक्रो लेवल पे एट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लेवल पे काम करें और अगर कम्युनिटी के लेवल पे काम नहीं हो रहा है तो भी जो है वो पूरा उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है, अगर लोगों को पता ही नहीं है कि नहीं हमारे कानूनी अधिकार क्या है और हमारी योजनाएं क्या है। तो ये तीनों एक तरह से 360 डिग्री जो अप्रोच है, तो तीनों की भूमिका तीनों लेवल पे एक साथ काम पे, जैसे तीनों सेक्टर्स एक साथ काम करने हैं वैसे ये तीनों लेवल पे एक साथ काम करने का ये रिसर्च से ये निकल कर आया है। इंडिकेटर्स पे मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब ये चौंकाने वाले थोड़े हैं पूरे देश के सामने जो चुनौती है कि वो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो गिरती हुई जो दर देख रहे हैं बच्चियों की, या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ रही है। इस बार के सेंसस में वो बढ़ा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हुआ है, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा है, तो वो एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन अभी भी जेंडर गैप जो है मेल एंड फीमेल का, उसमें अभी भी असमानता है। इसी तरह जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है। अभी भी हम देखते हैं कि पूरा तो अलग जब डिसएग्रीगेटेड डेटा पे जाते हैं तो मतलब नॉर्थ इंडिया में बाय एंड लार्ज एडवर्स है, इंडिकेटर्स ज़्यादा एडवर्स है दक्षिण भारत की तुलना में। जो उत्तर भारत में अभी भी इंडिकेटर्स बहुत एडवर्स है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज जो दक्षिण भारत में अडॉप्ट हो रही हैं वो शायद जरूरी है यहाँ भी अडॉप्ट करना। इसी तरह से सैलरी डिफरेंशियल मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ये इकोनॉमिक प्रोफाइल भी हम लोग देखते हैं कि महिलाओं का वो बड़ा एडवर्स है कि ज़्यादातर इंडिकेटर्स है। जो अब तक जो जिस परिप्रेक्ष्य में स्टेट पॉलिसी भी लिखी गई है मैं इसको देख रही थी, और जो नेशनल लेवल जो परिप्रेक्ष्य होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो ड्रॉ करके ये फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात है और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, ये भी पॉलिसी में बहुत अच्छे से आपने दिया है कि ऑलरेडी हम लोग बाध्य हैं कि अपने जो कमिटमेंट्स है कि वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है या फिर सीडॉल है या बीजिंग डिक्लेरेशन है। 5 ईयर प्लान में इसमें भी एक जो बदलते हुए जो प्लान जो बनते हैं तो हर स्टेट के साथ मिलकर के वो एनडीसी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें फाइनली वो वेट किया जाता है। तो उसमें बिहार का, यूपी का, मतलब स्टेट्स का जो उनके आत्ममंथन के बाद जो विचार बदले हैं वो विचार मैंने यहाँ पर रखा है कि कैसे बदलाव हुआ है। पहले प्लान में पहले बस स्कीमेटिक अप्रोच था कि एक हम स्कीम ले आए वुमेन वेलफेयर की तरफ, फिर जो अप्रोच बदला वो हुआ कि वेलफेयर से डेवलपमेंट की, विकास की बात हुई, और उसके बाद जो है विकास के साथ साथ एम्पावरमेंट की बात बदलाव हुई कि वही सशक्तिकरण की बात हुई। उस सशक्तिकरण में अपॉर्चुनिटी की बात हुई कि बस वेलफेयर स्कीम देने से नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो समान अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, और दूसरी जवाबदेही की भी बात हुई। जैसे 10th 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे कि आउटरीच टू आउटकम कि और सभी मतलब राज्यों के साथ मिलकर के एक राष्ट्रीय लेवल पे एक जो सहमति बनी, वही गोल्स वही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जिसमें सहमति बन चुकी है कि हमें सोसाइटल एटीट्यूड को भी देखनी है, कम्युनिटी प्रैक्टिसेस को भी देखना है, और जेंडर पर्सपेक्टिव जो है वो एक केंद्र बिंदु बने किसी भी योजना में, किसी भी नीति में, उसका केंद्रीकरण हो कि जेंडर पर्सपेक्टिव के साथ हम उसको देख रहे हैं। इसी तरह से वायलेंस की बात 2001 में भी वायलेंस को, और यहाँ पे भी वायलेंस की बात आई है, यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन की बात आई है कि महिलाओं का राजनीतिक क्षेत्र में रिप्रेजेंटेशन हो। और फिर सबसे अंत में जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आई है कि जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैं उस
निचोड़ यही हो जाता है कि जो मतलब महिलाओं के सशक्तिकरण में करना तो बहुत कुछ है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, वो अंत में आ जाती है। और कानून भी बहुत सारे आए, मैं पढ़ूंगी नहीं इसको महिलाओं से लेकर के, और जो स्कीम्स आए उन स्कीम में आप देखेंगे कि अलग अलग विषय पे भी स्कीम आई है। सोशल प्रोटेक्शन भी है, जैसे पेंशन है कि वो, या विडोज डॉटर्स मैरिज है, या विडोज पेंशन है, या फिर अपना क्रेडिट देना है, या स्किल के लिए है, या फिर वो एंटरप्राइज डेवलपमेंट के लिए है। तो अलग अलग जो है बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन चैलेंज वही है कि मतलब इन सब के बाद भी चैलेंज हो रहा है कि मतलब इफेक्टिवली उसका कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारे स्कीम्स हैं लेकिन आपस में पूरी तरह से उनका तालमेल नहीं बन पा रहा है, और जितनी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसका जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है वो कोडिफाइड नहीं है। कि कोडिफाइड से जैसे मेरा अर्थ है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन में फिर हम लोग एक दूसरे पे वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि नहीं यह भूमिका तो पुलिस की थी, तो फिर होता है पुलिस वाले कहते हैं कि हॉस्पिटल की भूमिका थी, तो सभी भूमिका क्योंकि हमारा, और फिर उससे एफर्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बर्डन सबका उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा चैलेंज है कि रिसोर्सेज तो बहुत एक ही बात पे है और कहीं पे कोई एरिया है जो कि अछूता रह जा रहा है, तो फिर एक डुप्लीकेशन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कन्वर्जेंस एफर्ट इसीलिए जरूरी है ताकि वो डुप्लीकेशन नहीं हो। और लॉज बहुत है लेकिन उनको एनफोर्स करने का ये बहुत बड़ा पॉलिसीज है वो पूरी तरह से सपोर्टिव नहीं है ये लेवल पे देखेंगे, और कुछ तो जेंडर ब्लाइंड है जिसमें कि बिल्कुल मतलब ये नहीं है किया गया है। जैसे स्कूल बना लेकिन मतलब क्या लड़कियों के लिए थोड़ी पास आइडेंटिटी नहीं है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट वो अपने आप में चैलेंज है क्योंकि कोई एक स्कीम इसको नहीं लास्ट बदल सकता है, लेकिन जब तक पूरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, हम कितना भी चाहेंगे कि विमेन और पार्टिसिपेशन बढ़े, जब तक बच्चों के लिए क्रैश नहीं है, जब तक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो वो आकर के काम कैसे करेंगे। और जब तक कि सेफ्टी अलग फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, तो कन्वर्जेंस से सबसे बड़ा फायदा यही हो जाता है कि एक कॉमन मैकेनिज्म। तो अभी जो हम लोग की चर्चा होगी आगे के सत्र में, तो इस पर एक सहमति बन सकती है मैम कि कौन सी फैसिलिटेटिंग मैकेनिज्म हो। और इसी तरह से जो है ये एक यूनिफॉर्म डेटाबेस, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो जाती है। अभी हर विभाग अपना अलग अलग डेटाबेस बना लेता है, महिलाओं के लिए भी अपना मतलब अलग, और मतलब एक ही अपना ज्ञानवती महिला जो है वो कई डिपार्टमेंट्स के डेटाबेस में है। तो अगर एक नोडल एजेंसी जो है, जैसे विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अगर नोडल एजेंसी है, तो नोडल एजेंसी के पास महिलाओं का डेटाबेस अगर रहता है और उससे दिखता है कि क्या कन्वर्जेंस हो रहा है, उसको हेल्थ की क्या योजना मिली और दूसरे विभाग की क्या योजना मिल रही है, तो इससे एक विमेन स्कोर कार्ड बन सकता है। और आप हम समय के साथ साथ उसका प्रोग्रेस देख सकते हैं कि अपना वो स्त्री शक्ति कार्ड है उसके हाथ में, और आज की तारीख में बेसलाइन में वो कहाँ है, और ये कंप्यूटराइज हो सकता है, और एक साल बाद वो कहाँ है कि उसको वो 4 योजनाओं निकल करके आते हैं जो हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जो देख रहे हैं कि मतलब नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स निकल करके आ रहे हैं कि इनको तो हमें हर प्रोग्राम में डालना है, लेकिन अलग अलग नहीं करके इट शुड बी एनफोर्स बाय नोडल एजेंसी। इसी तरह जो है वो अवेयरनेस की बात भी कॉमन मिनिमम स्टैंडर्ड्स में निकल कर आ रही है। और क्रिएटिंग जेंडर सेल्स, ये भी लिखा है कि बहुत सारे स्टेट्स में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में जेंडर सेल बना दिया गया है, और एक कोई जेंडर ऑफिसर और जेंडर चैंपियन के रूप में जो कि बड़ा प्राउडली इस बात को कह सके कि मैं जो है हेल्थ से मैं जेंडर चैंपियन नॉमिनेट हुआ हूँ। तो ये कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज है ताकि आगे बैठक में उन जेंडर चैंपियंस को ही बुलाया जाए जो इस कार्य को आगे ले जाए। और वैसे ही जो है ये थोड़ा क्लिष्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगी कि स्ट्रेंथ होता है कि नहीं, स्कीम तो है हेल्थ में, लेकिन फिर जो है वो IMR अभी ऐसा क्यों है, MMR ऐसा क्यों है, और डिसेंट्रलाइज लेवल पे डेटा और जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा होता है, तो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा आज इंक्लूसिव, वो जितना पॉलिसी आप इंक्लूसिव कैसे हो, ये ऑब्जेक्टिव मैंने इसीलिए क्वेश्चन मार्क किया है क्योंकि पढ़ने पे मेरी ये अंडरस्टैंडिंग बन रही थी कि यहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट वैसा बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म था, और लोग कहते थे कि नहीं ये डिपार्टमेंट का मामला है और इस पर दखल नहीं दिया जाए, कि एक जो मतलब सब अलग अलग टर्फ वॉर्स में काम कर रहे थे।
और इसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी इस समय थे राकेश मेहता जी, उन्होंने बहुत अपना लीड लिया और रेगुलर मीटिंग्स कर करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हर महीने वो मीटिंग्स होती थी चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर। और उससे बहुत इसका हमारे पास पूरा एरिया दे दिया गया कि इस एरिया का आंकड़ा जो है वो आपके पास, उन सबको कंप्यूटर दिया गया, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, फैक्स है, कि ये अब आंकड़ा आपके पास रहेगा। और जब भी चेंज होता है परिवार में, कोई डेथ होता है या कोई इलनेस होता है, तो आप जो है उसको और महिला को बेस बना करके फिर वो चेंजेस को आप उसमें नोट करेंगे। तो शुरू में जहाँ बहुत स्केप्टिकल था, बाद में डिपार्टमेंट्स आने लगे ये कहने के लिए कि अच्छा वो आपको अपना ही डेटाबेस शेयर करते हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि जैसे घर बन गए राजीव आवास योजना में, मैम घर बन गए 4 साल तक अलॉट नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मतलब पात्र कौन है वही नहीं पता चलता था। वो बीपीएल अगर फूड एंड सप्लाईज का डेटा लेते तो फिर होता था कि वो तो राशन कार्ड वाले, उसमें ऐसी एक्सक्लूजन है। तो वो एक यूनिफॉर्म आंकड़ा जो है मतलब बहुत उसमें काम आया। उसी वही हम लोगों ने मैम स्टडी किया था केरल के कुडुम्श्री मॉडल को। केरल का कुडुम्श्री मॉडल भी इसी पे काम कर रहा था, जिसमें कि अपना महिलाओं को ही बेस बना करके और वहाँ पर एक उनका पूरा डेटाबेस तैयार हुआ। लेकिन डेटाबेस जमीन से जुड़कर तैयार हुआ, तो वो कहीं से लिया नहीं गया, किसी और डिपार्टमेंट से नहीं लिया गया। गुजरात में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ भी एक गौरव नीति, नारी गौरव नीति बनी है। राजस्थान में यहाँ इसलिए लिखा कि वहाँ पर एक चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक टास्क फोर्स बना है और जिसमें कि अपना वित्त सचिव है और नोडल एजेंसी उसमें भी जो मेंबर सेक्रेटरी है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है। और उन लोगों को बड़ा फायदा हुआ है इस कमेटी से, इस टास्क फोर्स से, क्योंकि वो रिव्यू जो है वो बहुत रेगुलर रिव्यू होता है हर डिपार्टमेंट का कि महिलाओं के वो या कहाँ तक पहुँचे हैं अपने प्रोग्रेस में। इंटरनेशनल मॉडल जो एक स्टडी किया उसका नाम था ये बोल्सा फैमिलिया ब्राज़ील का। तो वहाँ पर भी अपना ये सबसे पहले डेटाबेस तैयार किया और ये तो फिर वही है मिशन कन्वर्जेंस का जो मैं बता चुकी हूँ कि कैसे वो एरिया बेस्ड जो है रिसोर्स मैपिंग की कि यहाँ पे कितने स्कीम चल रहे हैं, कितने सेंटर है, कितने पीएचसी हैं, कितने मतलब उस तरह का एविडेंस लेकर के आए। लेकिन नीचे से एविडेंस आया पर ऊपर पॉलिसी लेवल पे अगर हमारे पास ये चीफ सेक्रेटरी वाला ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता तो शायद हमारा वो फीडबैक लूप कंप्लीट नहीं हो पाता। फीडबैक मिला लेकिन उस पर नीति भी साथ साथ जो है वो कंकरेंट एक्शन होते जाता था। और एक बहुत जरूरी अच्छी चीज़ इससे हुई इस अप्रोच में अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो कि इस पॉलिसी से सोसाइटी बनी हुई है। तो फिर मतलब क्या उन स्ट्रक्चर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम ग्राम पंचायत लेवल क्या अलाइनमेंट हो सकता है ताकि सबके मुद्दे एक साथ ही आ गए। और साथ में इस पे जो है ये पार्टनरशिप की बात हमने की जो कि बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी था। और ये जो सुविधा केंद्र की जो बात कर रहे थे तो इसमें सिंगल विंडो फैसिलिटेशन कम डिलीवरी पॉइंट्स एज अ स्ट्रैटेजी ये बहुत कारगर सिद्ध हुआ। तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसको कि एक सिंगल डिलीवरी पॉइंट जो कि सरकार से इसको पूरी तरह से फंड किया जाता है, लेकिन इस डिलीवरी पॉइंट में वहाँ पे सबको जानकारी मिलती है अपने महिलाओं को कि क्या क्या उनके लिए योजनाएं हैं उसकी जानकारी मिलती है और कानून की जानकारी रहा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट से उसको जोड़ा गया। तो कस्टोडियन भले हम सामाजिक सुविधा संगम है लेकिन डिपार्टमेंट्स का लिंकेज उसी कॉमन डेटाबेस से हो गया ताकि वो भी देख पाए कि जिस फैमिली को वो टारगेट कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। और साथ ही इस पूरे इसमें एक सबसे जरूरी काम ये था कि हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और उसके लिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरकार से ये किया कि उसमें मदर एनजीओ का कॉन्सेप्ट था, जहाँ ये सुविधा केंद्र को ग्रासरूट लेवल एनजीओज के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। जो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन है उसके लिए बहुत क्रेडिबल संस्थाओं को दिया गया ताकि वो एक तरफ तो ट्रेनिंग करें, जो फील्ड लेवल एनजीओज है उनकी ट्रेनिंग भी होती गई, मतलब एक तरह से मेंटरिंग होती गई उनकी, और साथ ही जो है वो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी वो करके हमें हर 3-3 महीने पे रिपोर्ट आता था ताकि उसका हम मिड कोर्स करेक्शन कर सकें। और ये जो विमेन स्कोर कार्ड है ये बड़ा यूजफुल एक्सरसाइज ये रहा ताकि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उस महिला का जो है वो पूरा वो दिखेगा कि इस फैमिली में अभी उसका स्टेटस क्या है अलग अलग मापदंडों पे
वो शिक्षा में, वो आउट ऑफ स्कूल कोई है, बच्ची है, उसको एनरोल। शुरू में लड़ाई क्या होती थी, जब हम आंकड़े लेकर के आए तो जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन ने बोला कि आपके आंकड़े गलत हैं, हमारा डेटा तो बता रहा है कि वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो बहुत कम है, उनके हिसाब से बहुत कम थे और हम लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा आए। तो फिर ये हुआ कि मतलब वो करते करते फाइनली पीपल एक्सेप्टेड कि वी विल वर्क ऑन अ कॉमन डेटा। देन सिमिलरली राजस्थान का ये बताया कि अपार्ट फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी लेवल टास्क फोर्स जो है कम्युनिटी लेवल पे ये पायलट किया जा रहा है सिंगल विंडो सेंटर का, जो दिल्ली में अलग अलग केंद्र बनाने का एक योजना शुरू हुई है, वहाँ पे लोकेट किया गया। यहाँ भी कन्वर्जेंस था क्योंकि महिलाओं के लिए एक्टिविटीज चलानी है, लेकिन कोई एक डिपार्टमेंट विमेन एंड चाइल्ड जो है वो उतना पैसा कहाँ से लाएगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो सामंजस्य है उससे ये पूरा हो पा रहा था। लेकिन एनजीओ का रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ भी देखा गया। और ये सब मैं बेसलाइन सर्वे यहाँ भी शुरू किया गया। तो एक अर्बन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे काम हो रहा है, ये ग्राम पंचायत लेवल पे काम हो रहा है। ग्राम पंचायत में ये भी अपना कन्वर्जेंस पे बैठ करके अलग अलग विभाग के पंचायत से ये लोगों को बुलाते हैं और जो कि अपना इस प्लानिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। और मतलब ये बहुत सिंपल ढंग से हर ग्राम पंचायत पे हम लोग योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये क्या क्या योजनाएं हैं और मतलब कहाँ कैसे आप इन तक पहुँच सकते हैं। ब्राज़ील के भी मॉडल में जहाँ मैंने अध्ययन किया खुद से, तो ये बड़ा कॉमन चीज़ था। वहीं इनफैक्ट ब्राज़ील का लर्निंग हमें मिशन कन्वर्जेंस में ब्राज़ील का लर्निंग ने बहुत मदद की, क्योंकि यहाँ पे देखा गया कि जो एक सिंगल जो एक रजिस्टर बनाया इन्होंने वल्नरेबल हाउसहोल्ड का, तो उसको म्यूनिसिपैलिटीज तक जो है वो डायरेक्टली मतलब एक ही डेटाबेस पे काम किया जा रहा है। तो मतलब दैट सिंगल डेटाबेस एंड स्पेशली ये जो उनका जो पैसा होता है किसी भी स्कीम का, वो कुछ जो है अंत में ये भी मतलब वे फॉरवर्ड में जो कुछ सजेशंस हैं कि जो ऑपरेशन स्ट्रक्चर है उसका रोल डेफिनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो म्यूनिसिपैलिटी का स्ट्रक्चर है उसका क्या रोल रहेगा, जो पंचायत का स्ट्रक्चर है उसका क्या रोल रहेगा, जो कमिटीज़ हैं उनका क्या रोल रहेगा। तो हर स्ट्रक्चर का रोल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर आर सेवरल स्ट्रक्चर्स जो कि ओवरलैप कर रहे हैं। एक और सजेशन ये था कि थीमेटिक हर थीम पे एक टास्क फोर्स बन सकता है और उस थीम पे वो वायलेंस एक थीम है, लेकिन हर थीम पे वो इंटरसेक्टोरल जो है टास्क फोर्स की ज़रूरत है, जिसमें कि अपना स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एंड टाइमलाइंस डिसाइड हो। लेकिन एक थीम पे कोई एक डिपार्टमेंट जो है वो शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए वो मल्टीपल लेवल्स पे, एक तो मल्टीपल लेवल्स पे डिसाइड हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे, एंड उसी से कॉमन स्ट्रैटेजीज निकलेंगी। एंड कुछ नॉन नेगोशिएबल कैन कट अक्रॉस, वो सभी थीम पे कॉमन हो सकता है। रिसोर्स कमिटमेंट, क्योंकि वो रिसोर्स संसाधन जो है वो जगह कॉमन जगह हो सकती है, वो कॉमन फंड्स हो सकता है, कॉमन ट्रेनिंग हो सकता है, तो वो दैट कॉमनैलिटी कैन प्रॉब्ली बी अग्रीड अपॉन थ्रू द स्टेट पॉलिसी। एंड फॉर दैट द कैबिनेट एंडोर्समेंट के साथ साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर डिपार्टमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड नहीं हो, एक अग्रीमेंट हो जाए तो मतलब आई थिंक दैट हेल्प्स ऑल द पार्टनर्स। ये इनफैक्ट हम लोगों ने खुद महसूस किया, हम इसको नहीं कर पाए थे और बोल्सा फैमिलिया ब्राज़ील में वो लोग कर पाए थे इस चीज़ को, तो उनका बड़े स्ट्रक्चर्ड स्मूथली चलता रहा और हमें बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि डिपार्टमेंट्स आगे बढ़ते थे फिर पीछे जाते थे। तो इसी एक्सपीरियंस से हम लोग को लगा कि ये एक कोडिफाई हो जाना चाहिए रूल्स को। सिमिलरली एक जो प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट रहे जो नोडल एजेंसी के साथ में लोकेटेड रहे, तो उसको अपना सिस्टम ऑफ रेगुलर रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी वो बहुत जरूरी होगा करना, कि दैट अकाउंटेबिलिटी एट द लेवल ऑफ चीफ मिनिस्टर, एट द लेवल ऑफ चीफ सेक्रेटरी, बट वेयर द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इज द कन्वीनर। तो वो एक बहुत पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, बिकॉज जिसके पास डेटा एंड दैट आंकड़ों के आधार पे जो तथ्य जो लेकर के आते हैं वो बहुत, आई थिंक आई हैव टेकन लॉट ऑफ टाइम, समय मैंने बहुत लिया,
और कुछ सवाल होंगे तो मैं फेस करूँगी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैम। चीज़ों को रखा, विशेषकर जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना कैसे महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य बदलता गया और आज हम किस मुकाम तक पहुंचे हैं, इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में लिखी के विस्तार पे आज हम चर्चा कर रहे हैं और धीरे धीरे हम करीब आते जा रहे हैं जो प्रमुख बिंदु है उसके। और इसी कड़ी में मैडम ने ये जो अपने अनुभव के आधार पर कुछ सुझाव दिए कि कैसे MOUs की आवश्यकता पड़ती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच। और जब इस नीति को अंतिम प्रारूप जब हम तैयार करेंगे तो हम आपसे भी शेयर करना चाहेंगे। आज तो ये है, आज तो फर्स्ट ड्राफ्ट शेयरिंग है इस कार्यशाला के दौरान। हम लोग पहली बार के बीच में इस पॉलिसी को लेकर जाए और उनका भी फीडबैक हम ले लें ताकि ये क्लियर रहे कि टॉप टू बॉटम एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इस पे। तो अब मैं आग्रह करना चाहूंगा मैडम किरण गिरी से भी। मैडम आप महिला आयोग अभी हम जो तकनीकी सत्र का पहला विषय है, अगर सेशन में कीनोट एड्रेस के लिए हमने आमंत्रित किया है प्रधान सचिव कार्य एंड डेवलपमेंट योजना विकास विभाग बिहार सरकार श्री विजय प्रकाश, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने पहले भी काफी काम किया। एक मार्गदर्शन मिला है सर के नेतृत्व में जब वो वहां थे और आज भी जिस पद पे है वहां से भी सर का गाइडेंस हमें मिलता है। तो हम इस सेशन में उनका कीनोट एड्रेस के लिए इस सेशन में गवर्नमेंट की ओर से एक तो श्री विजय प्रकाश सर है, IG डिजिटल सेक्शन के कोई प्रतिनिधि है क्या उपस्थित, और हमारे समाज कल्याण निदेशालय से कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अच्छा हाथ में आप हैं। तो इस सेशन में हमने ये भी रखा है प्लस NGOs और वह अब ड्राफ्ट के सकल अंतम से हम कुछ आ गए हैं। यह एक बहुत ही सुखद घटना है। बिहार में पॉलिसियां बहुत कम बनती हैं, हम पॉलिसी बनाने में विश्वास नहीं करते हैं, ज़्यादा एक्शन में ही विश्वास करते हैं। तो इसलिए लेकिन यह बहुत दिनों का ड्यू था, आपने अच्छा प्रयास किया है और इस पर सभी लोगों को आमंत्रित भी किया है। अभी इससे पहले हम लोग एक पॉलिसी पर काम कर रहे थे, मैं ये बता दूं कि लेकिन इसका मसला क्या होता है, मैं थोड़ा सा वार्न करता हूँ शुरू में। डिजेबिलिटी पर पॉलिसी मैंने ड्राफ्ट करवाई थी 5 या 6 में, आज तक वो बना नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए बहुत तेजी से काम करने की जरूरत होगी ताकि इसको भी हम लोग पूरा करा सकें। मैं बताऊंगा क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है ताकि हम लोग उसको पूरा करा सकें। मैं महिलाओं के बारे में हमेशा चर्चा होती है। बिहार अभी बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लोग कहने की जरूरत नहीं है, हमारा ग्रोथ रेट बहुत हाई है, लेकिन यह सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए यह हमारी चिंता रहती है। और सस्टेनेबल बनाने का अगर कोई मूल मंत्र है तो वो यही है कि हम सभी वर्गों को इसमें समावेश कर सकें। उसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है वो है महिला। महिलाओं को अगर हम समावेशी विकास में